कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 15th वीडियो के पार्ट सी में आज हम सी प्रोग्रामिंग में उपयोग होने वाले सभी ऑपरेटर्स के प्रायोरिटी एवं एसोसिएटिविटी पर आधारित 10 और क्वेश्चंस को या 10 और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाले हैं। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। वो क्वेश्चन आज के मुकाबले सरल थे, आज के क्वेश्चन उससे थोड़ा कठिन होंगे। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है इस सीरीज़ का, तो पहले आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले सॉल्व करते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। तो आज के इस पहले एग्जाम्पल में हमारे पास ये 2 लाइन लिखी हुई है प्रोग्रामिंग की। हम क्या करते हैं कि पहले हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व करना है। तो ए की वैल्यू 10 है तो मैं यहाँ पे 10 पुट कर लेता हूँ, बी की वैल्यू 5 है, फिर मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू 2 है, फिर ग्रेटर देन 5, फिर लॉजिकल एंड लगा हुआ है, ए की वैल्यू 10 है और ग्रेटर देन बी की वैल्यू 5 है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो हमें ऑपरेटर दिख रहा है, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेटिव वाला ऑपरेटर है ना, और ये एडिटिव वाला ऑपरेटर है, और यहाँ पे ये देखिए रिलेशनल ऑपरेटर है, और यहाँ पे ये है लॉजिकल ऑपरेटर, और यहाँ पे ये है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। और जैसा कि हमने वो मैजिकल वर्ड सीखा था पिछले वीडियो में, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है इनमें से वो होती है मल्टीप्लिकेटिव वाले ऑपरेटर की। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, तो हमने 10 लिख दिया, फिर ग्रेटर देन 5, फिर लॉजिकल एंड, फिर 10 ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब हमारा मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर ख़त्म हो गया। अब देखते हैं हमारे पास एडिटिव है, रिलेशनल है, लॉजिकल है। तो एडिटिव की जो प्रायोरिटी होती है वो रिलेशनल और लॉजिकल से ज़्यादा होती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एडिटिव वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो 10 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 ग्रेटर देन 5, लॉजिकल एंड 10 ग्रेटर देन 5, है ना। अब देखिए हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है और हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है। तो देखते हैं कि पहले हमें किसको सॉल्व करना है। तो रिलेशनल को हमें पहले सॉल्व करना है, उसके बाद में हम लॉजिकल को सॉल्व करेंगे। तो रिलेशनल को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो रिलेशन लिखा हुआ है कि 0 ग्रेटर देन 5, ये रिलेशन गलत है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे हम, क्योंकि रिलेशन गलत है। और उसके बाद 10 ग्रेटर देन 5, रिलेशन सही है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, और बीच में लॉजिकल एंड है, ठीक है। और हमको पता है कि 0 और 1 का लॉजिकल एंड करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इस तरीके से ये जो एक्सप्रेशन है इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये मैंने टेबल के माध्यम से भी एक एक स्टेप यहाँ पे सॉल्व किया है, और यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके से भी सॉल्व कर दिया है। जो आपको आसान लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा कठिन है क्वेश्चन नंबर 1 की अपेक्षा। तो इसमें देखिए, इसमें फंक्शन कॉल का भी उपयोग हुआ है, यूनरी ऑपरेटर का भी उपयोग हुआ है, लॉजिकल नॉट का उपयोग हुआ है, और टाइप कास्टिंग का उपयोग हुआ है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा, हमें पता है कि फंक्शन कॉल का जो प्रायोरिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ देखिए फंक्शन कॉल का ये सबसे पहले क्या है, फंक्शन कॉल है, उसके बाद में यूनरी ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये फंक्शन कॉल हुआ है, प्रिंटफ जो है एक फंक्शन कॉल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रिंटफ क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो हाई जो है वो आउटपुट में आ जाएगा, इस तरीके से ऐसे हाई लिख के आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम देखें कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए टाइप कास्टिंग है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, उसके बाद हमारा लॉजिकल नॉट, ठीक है। तो लॉजिकल नॉट तो यूनरी ऑपरेटर है वो बाद में आएगा, लेकिन उसके पहले देखिए ब्रैकेट के अंदर ही ये लगा हुआ है इंट, ठीक है। ये भी टाइप कास्ट ऑपरेटर है हमारा, इसकी प्रायोरिटी भी यूनरी ऑपरेटर के बराबर, मतलब यूनरी ऑपरेटर ही है ये। तो अब देखिए प्रिंटफ के पहले क्या लगा है, इंट, मतलब टाइप कास्ट, मतलब इसको आप टाइप कास्ट कर दीजिए। तो आप याद रखिए, जब भी हम प्रिंटफ को कभी टाइप कास्ट करेंगे ना, तो प्रिंटफ के अंदर जितने लेटर्स हैं, ठीक है, प्रिंटफ के अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं उसका इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एच और आई कितने
कैरेक्टर हैं, 2 कैरेक्टर हैं। तो जब इसका टाइप कास्ट करेंगे ना, इसका टाइप कास्ट करेंगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2, है ना। अगर यहाँ पे हाई की जगह हेलो होता तो हम गिनते कि हेलो में कितना कैरेक्टर है, तो 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे हाई की जगह हेलो लिखा होता तो यहाँ पे आउटपुट हमारा 5 आता। लेकिन अभी फ़िलहाल 2 कैरेक्टर है, तो जब हम इसको टाइपकास्ट करेंगे इंट में तो हमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर मिल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है हमारा लॉजिकल नॉट, तो लॉजिकल नॉट लिख दूंगा मैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, उसके बाद में प्लस प्लस ए है और उसके बाद में मल्टीप्लाई है बी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एडिटिव ऑपरेटर है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है और यहाँ पे देखिए ये यूनरी ऑपरेटर है, यहाँ पे भी यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर है, यहाँ पे भी यूनरी ऑपरेटर है, तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, है ना, पहले हम किसको सॉल्व करेंगे। तो हमने समझा था कि जब भी हमारे पास 2 यूनरी ऑपरेटर होंगे एक ही एक्सप्रेशन में तो हम उसकी एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, और यूनरी ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट से लेफ़्ट होती है ना। मतलब राइट साइड में जो यूनरी ऑपरेटर होगा हम उसको पहले सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं जो लॉजिकल नॉट है उसको मैं पहले लिख दूंगा ऐसे ही, फिर प्लस लगा दूंगा और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है कि प्लस प्लस ए, है ना। प्लस प्लस ए मतलब कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू देखिए ये है, ए की वैल्यू 5, मतलब ए की वैल्यू को प्री इंक्रीमेंट करो मतलब कि पहले बढ़ा दो फिर यूज़ करो। तो अगर हम ए की वैल्यू बढ़ा देंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बी आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई बी आ जाएगा और b की वैल्यू हम लिख देते हैं, अभी नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव। तो यूनरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो हम पहले यूनरी ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। यूनरी ऑपरेटर में क्या बोल रहा है कि नॉट ऑफ 2 मतलब 2 क्या है, नॉन जीरो नंबर है। जब इसका नॉट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी नॉन जीरो नंबर का जो नॉट होता है वो 0 होता है और 0 का जो नॉट होता है, 0 का नॉट वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर है उसका हम नॉट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लिख देंगे 6 इंटू बी की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। अब उसके बाद में अब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव बचा तो हम 0 + 60 कर देंगे और हमारा यही 60 जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन देखने में डिफ़िकल्ट लगा लेकिन उतना डिफ़िकल्ट है नहीं और हमें आंसर क्या मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा 60, ठीक है। इस तरीके से हम मतलब हाई और 60 दोनों मिलेगा, है ना। हमने हाई पहले ही प्रिंट कर दिया था यहाँ पे, ठीक है, और 60 उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसमें हमें ये इक्वेशन या ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं ए और बी की वैल्यू रख लेता हूँ, ठीक है। तो रिजल्ट इक्वल टू ए की वैल्यू है 5, फिर ये हमारे पास बिटवाइज एंड है, फिर बी की वैल्यू है 3 और ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है और सी की वैल्यू है 2, ठीक है। ये काफ़ी ईजी है, ठीक है, जो हमने अभी क्वेश्चन किया उससे काफ़ी ईजी है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, ये क्या है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर में हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, हम देख लेते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर ये है और रिलेशनल ऑपरेटर ये है, तो हम रिलेशनल ऑपरेटर को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम किसको सॉल्व करेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर को। तो रिलेशनल ऑपरेटर मतलब कि ये हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन दिया है कि 3 = 2 है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। 3 2 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और बिटवाइज एंड 5 आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि हम बिटवाइज एंड करेंगे भी, किसी के साथ भी 0 का हम एंड करेंगे, चाहे लॉजिकल एंड करें चाहे बिटवाइज एंड करें, हमें मिलना 0 ही है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है कि अगर प्रेसिडेंस गलत मान ली, अगर आप पहले लॉजिकल एंड कर देते तो आंसर 1 आता जो कि गलत होता, ठीक है। अगर आप गलती से इन दोनों का पहले क्या कर देते, आप इन दोनों का पहले
बिटवाइज एंड कर देते तो ये 2 आ जाता और 2 और 2 बराबर होकर आंसर 1 आ जाता, आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, इसीलिए प्रेसिडेंस देखना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें हमने स्ट्रक्चर का यूज़ किया है, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ किया है और टर्नरी ऑपरेटर का उपयोग किया है। बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहली लाइन में हम एक पॉइंट नाम का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हमने बनाया पॉइंट नाम का। इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 वेरिएबल बनाए हमने, 2 वेरिएबल, पहला वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। ठीक है, इस लाइन से ये हमने बनाया है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब हमने उन वेरिएबल्स में वैल्यू पुट करी। x में हमने 10 रखा, x में हमने क्या रखा 10 रखा और y में हमने रखा 20। ठीक है, y में हमने 20 रख दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑपरेटर होता है। ठीक है, साइज ऑफ फंक्शन नहीं होता, बहुत लोग गलती करते हैं, साइज ऑफ को फंक्शन बोलते हैं, साइज ऑफ फंक्शन नहीं है, साइज ऑफ क्या है ऑपरेटर है। तो देखिए यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, टर्नरी ऑपरेटर है। ठीक है, तो हमें पता ही है कि जो साइज ऑफ ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर है, तो सबसे पहले हम यूनरी ऑपरेटर को ही सॉल्व करते हैं, है ना। हमने टेबल में देखा था, यहाँ पे देखिए ये यूनरी ऑपरेटर सबसे पहले, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर आएगा। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर लास्ट में आएगा। तो ये साइज ऑफ यूनरी ऑपरेटर है, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि p के अंदर जो x वाली वैल्यू है, तो p के अंदर p मतलब ये आपका इसको हम p बोल रहे हैं। ठीक है, ये p है हमारा। ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने एक इंस्टेंस बनाया है और हमने उसको हम वैल्यू एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए p के अंदर जो x है, p के अंदर जो x है, ठीक है, उसकी वैल्यू निकाले, तो उसकी वैल्यू क्या है 10 है। p के अंदर, इस p के अंदर, ये आप कंफ्यूज मत होइए, इसी को p मान लीजिए। ठीक है, हमने पॉइंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया है। एक्चुअली स्ट्रक्चर जो होता है वो मेमोरी में स्पेस रिजर्व नहीं करता। ठीक है, जब हमने उस पॉइंट टाइप के स्ट्रक्चर का इंस्टेंस बनाया ना यहाँ पे ये p, तो ये एक्चुअली ये p ही होगा। ठीक है, ये p है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं x और y, है ना, और x में 10 है और y में 20 है। ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं, याद रखिएगा आप, जब हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं तो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने से मेमोरी में कोई भी स्पेस रिजर्व नहीं होता, है ना। इस लाइन से मेमोरी में कोई भी स्पेस रिजर्व नहीं हो रहा, यहाँ हम बस स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर रहे हैं। जब हमने एक इंस्टेंस बनाया इस स्ट्रक्चर का, p नाम का एक वेरिएबल बनाया जो कि स्ट्रक्चर टाइप का है, तब जाके ये p नाम का वेरिएबल बनेगा मेमोरी में, और इसके अंदर 2 वेरिएबल रहेंगे x और y, और उनकी वैल्यू 10 और 20 असाइन होगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस p के अंदर इसको अभी हटा देता हूँ मैं, अब कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसको हम हटा देता हूँ। p नाम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो x है उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ज़्यादा इतने दिमाग नहीं लगाना हमको, बस इतना ही सीधा सीधा दिख रहा है। उसके बाद ग्रेटर देन 2 और उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर p y और फिर p डॉट x। ठीक है, अब हम इसको प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, साइज ऑफ ऑपरेटर, और ये 15 आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 2 और क्वेश्चन मार्क, चाहे तो हम इसको भी, है ना, लिख सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमें लिखना ही पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ p इंटू वाई क्या हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू 20 है, और फिर कॉलन p इंटू एक्स, मतलब p डॉट, है ना, इंटू नहीं पढ़ेंगे हम, डॉट पढ़ेंगे, p डॉट x, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइज ऑफ 15, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। अब साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी डेटा टाइप का साइज बताता है। तो यहाँ पे जो 15 है वो एक इंटीजर टाइप का डेटा है, और इंटीजर टाइप का जो डेटा होता है उसका जो साइज़ होता है, साइज़ इंटीजर का जो साइज़ होता है वो 4 बाइट होता है। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, फिर ग्रेटर देन 2 और फिर टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको सबसे लास्ट में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये रिलेशनल ऑपरेटर है और यहाँ पे ये टर्नरी ऑपरेटर है। ठीक है, तो रिलेशनल और टर्नरी में हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशनल और टर्नरी में पहले हम रिलेशनल को सॉल्व करेंगे। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो हम सॉल्व करेंगे तो 4 बड़ा है 2 से, तो ये बात सही है, तो 1 आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क 20 और यहाँ पे 10 आ जाएगा।
अब देखिए टर्नरी ऑपरेटर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे कंडीशन लिखी होती है, ये कंडीशन है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और कंडीशन फॉल्स है तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये 1 है, 1 मतलब तो क्या होता है, ट्रू होता है। तो कंडीशन ट्रू है मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हमें आंसर क्या मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आप उसको थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन को समझिए, एक बार में पूरा क्वेश्चन आप मत देखिए। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में एरे इंडेक्सिंग, इंक्रीमेंट और रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक एरे बनाना है। ठीक है, एक एरे ARR नाम का, जिसका साइज़ कितना है, जिसका साइज़ है 3। ठीक है, तो 3 साइज़ का मैंने एरे बना दिया और उसमें वैल्यू स्टोर कर दी 10, 20 और 30। ठीक है, इंडेक्सिंग भी कर देते हैं 0, 1, 2। उसके बाद एक वेरिएबल है i, है ना, जिसमें वैल्यू इनिशलाइज किया गया है 0। ठीक है, उसके बाद में हमें इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू एरे। अब देखिए यहाँ पे i++ है, i++ मतलब कि पहले आप i की वैल्यू यूज़ कर लीजिए। तो यूज़ कर लिया मैंने, i की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। उसके बाद में i++ मतलब यूज़ कर लीजिए फिर बढ़ा दीजिए। तो अब मैं इसको i की वैल्यू को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यूज़ कर लिया मैंने, फिर मैंने i की वैल्यू को बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद लेस देन एरे, फिर बोल रहा है कि i की वैल्यू पहले बढ़ा दीजिए, बढ़ा के लिख लीजिए, है ना, उस मतलब i की वैल्यू पहले बढ़ा दीजिए उसके बाद यूज़ करिए। तो i की वैल्यू 1 थी तो i की वैल्यू 1 से बढ़ा दूँ, मतलब 2 कर दूँ, i की वैल्यू क्या कर दूँ, 2 कर दूँ और उसके बाद में मैं यूज़ करूँ। ठीक है, तो आप समझिए ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये प्री इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब कि पहले जो है आप उसको यूज़ कर लो उसके बाद बढ़ा दो, और प्री इंक्रीमेंट मतलब कि पहले बढ़ा दो और उसके बाद में यूज़ कर लो। ठीक है, तो उसके बाद में क्या करेंगे हम, देखिए एरे 0 की वैल्यू क्या है, 10 है, और एरे 2 की वैल्यू 30 है। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 लेस देन 30 है, एकदम सही है, कंडीशन ट्रू है। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी था, इंक्रीमेंट और मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट और मतलब प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से। बाकी इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है इन सारी बातों को। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का उपयोग किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। डी रेफरेंस ऑपरेटर का उपयोग किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लाइन में क्या बोला गया है कि ए नाम का एक वेरिएबल जिसमें 5 स्टोर है। ठीक है, उसके बाद में p एक पॉइंटर है, p क्या है, एक पॉइंटर है। पॉइंटर एक टाइप का वेरिएबल होता है, मतलब पॉइंटर एक तरह का वेरिएबल होता है जो कि किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, किसी और वेरिएबल का एड्रेस। तो मान लीजिए कि a नाम का वेरिएबल है, वो किसी मेमोरी लोकेशन 1000 पर स्टोर है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि p नाम का एक पॉइंटर है जो कि a का एड्रेस स्टोर किया हुआ है, मतलब a का एड्रेस जो कि 1000 है, ये p स्टोर कर रहा है। इसका मतलब p जो है वो a को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, p जो है a को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद में हमने क्या बोला, हमने बोला कि रिजल्ट इज इक्वल टू प्री इंक्रीमेंट, फिर डी रेफरेंस p, फिर +2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे डी रेफरेंस ऑपरेटर भी है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी है। तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, हमने समझा था कि अगर देखिए डी रेफरेंस ऑपरेटर भी यूनिटी ऑपरेटर है और ये ++ भी यूनिटी ऑपरेटर है। तो यूनिटी ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट से लेफ्ट होती है ना। उसके बाद ये जो ऑपरेटर है एडिटिव, इसकी प्रायोरिटी तो इनके बाद आती है। ठीक है, तो इसको हम प्लस बाद में करेंगे। पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, डी रेफरेंस p को। ठीक है, क्यों, क्योंकि एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे ++, फिर p को डी रेफरेंस करेंगे। p को डी रेफरेंस करेंगे मतलब कि हम p के अंदर की वैल्यू लेंगे, मतलब जब हम सिर्फ p लिखते हैं तो उसका मतलब 1000 है। डी रेफरेंस करना मतलब p जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को फेच करना। ठीक है, तो p किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, उसको +2 कर देंगे। उसके बाद देखिए अब एक ही यूनिटी ऑपरेटर बचा, ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, तो मतलब
5 की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो तो 5 की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी और +2 और उसके बाद में 6 + 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब रिजल्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि किस तरीके से हम डी डिफरेंस करते हैं। ठीक है, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे इस बात को कि ये कितना सिंपल चीज़ है पॉइंटर में, मतलब कुछ भी हमने कोई बड़ी चीज़ नहीं की है, हमने बस ये बोला है कि p एक वेरिएबल, p एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि a वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, और जब हम p को डी डिफरेंस करते हैं इसका मतलब हम a की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। ठीक है, बस इतना ही है, ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में जो एग्जाम्पल नंबर 7 है उसमें हम क्या कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग, डिवीज़न और एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ईजी है, बस थोड़ा सा नया नया है इसलिए डिफ़िकल्ट लग सकता है। ठीक है, तो x नाम का एक वेरिएबल है जो कि फ्लोट टाइप की वैल्यू को मतलब 5.5 को स्टोर किया हुआ है। उसके बाद y नाम का एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू 2 को स्टोर किया हुआ है। उसके बाद में रिजल्ट नाम के वेरिएबल में हम स्टोर करना चाह रहे हैं इंट, ठीक है, x की वैल्यू 5.5 डिवाइड बाई y मतलब 2 + 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के ऑपरेटर है, यहाँ पे ये टाइप कास्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया डिवीज़न और यहाँ पे ये हो गया एडिटिव। ठीक है, तो हमको पता है जो टाइप कास्ट ऑपरेटर है ना ये यूनरी ऑपरेटर है, और यूनरी ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ना, मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव से सबसे ज़्यादा होता है। तो यूनरी ऑपरेटर को हम पहले सॉल्व करेंगे, तो ये जो 5.5 है ना जिसको हम टाइप कास्ट कर दे रहे हैं इंटीजर में, तो ये बन जाएगा 5.5 क्या बन जाएगा, 5.5 बन जाएगा 5। ठीक है, 5 डिवाइड बाई 2 + 1। उसके बाद हमारे पास दो ही ऑपरेटर बचे, मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव। तो मल्टीप्लिकेटिव हम पहले करेंगे। ठीक है, तो पहले करेंगे तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि हम दो इंटीजर का डिवीज़न कर रहे हैं। ठीक है, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो इसलिए आंसर भी इंटीजर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम +1 करेंगे, +1 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर हम मैच कर सकते हैं, आंसर हमारा 3 ही है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 8 है जिसमें बिटवाइज नॉट, लॉजिकल एंड और कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, नॉट ऑफ ए मतलब 5, फिर लॉजिकल एंड बी मतलब 3, फिर ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये लिखा हुआ हमें इसे सॉल्व करना है, तो बहुत सिंपल है। देखिए 5 का नॉट, ठीक है, ये यूनरी ऑपरेटर है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 का नॉट मतलब 5 का नॉट ऑफ 5। अब देखिए, ठीक है, ये बिटवाइज नॉट है, आप इसको लॉजिकल नॉट समझ के 0 मत कर दीजिएगा। ठीक है, जब हम किसी नंबर का बिटवाइज नॉट करते हैं, ठीक है, बिटवाइज नॉट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है ना वो -n+1 होती है। ठीक है, -n+1। अगर ये इसको हम n बोल रहे हैं, इसको हम n बोल रहे हैं, तो अगर हम नॉट ऑफ n करते हैं, ठीक है, नॉट ऑफ n करते हैं तो वो वैल्यू -n+1 होती है। मतलब अगर नॉट ऑफ 5 करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ये। ठीक है, और ये क्या है, -6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू -6 आएगी। ये बिटवाइज नॉट है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, बिटवाइज नॉट है, बिटवाइज। ठीक है, लॉजिकल नॉट नहीं है, लॉजिकल नॉट होता तो हम डायरेक्ट 0 कर देते हैं, लेकिन ये बिटवाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ठीक है, और ये कैसे होता है इस बात की चर्चा मैंने उन वीडियोस में करी है जिनमें मैंने प्रोग्रामिंग सिखाई है। ठीक है, मैं 500 प्रोग्राम बना रहा हूँ, अभी 50 प्रोग्राम ही हुए हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने बिटवाइज नॉट के बारे में बताया कि कैसे ये -6 आता है। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आई बटन में आपको दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको बाद में। ठीक है, फिलहाल अभी ये जान के रखिए, आप बस इतना जानिए कि जब किसी नॉन जीरो नंबर का बिटवाइज नॉट करेंगे तो हमें आंसर इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे लॉजिकल एंड करें 3 > 0। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये दो ऑपरेटर हैं, ये है लॉजिकल एंड और ये है रिलेशनल ऑपरेटर। तो हमने इतने सारे एग्जांपल सॉल्व करके समझ लिया है कि रिलेशनल ऑपरेटर को हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 > 0। ठीक है, तो 3 > 0 ये रिलेशन ट्रू है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए
-6 और 1 का लॉजिकल एंड करना है हमें, ठीक है। तो लॉजिकल एंड इनका क्या होगा, भले ये नेगेटिव नंबर है लेकिन ये नॉन जीरो है, हमें इस बात पे ध्यान देना है। -6 भले नेगेटिव नंबर है लेकिन नॉन जीरो नंबर है, तो यहाँ भी नॉन जीरो नंबर, यहाँ भी नॉन जीरो नंबर, तो आउटपुट में क्या आएगा, नॉन जीरो ही आएगा। नॉन जीरो मतलब 1, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिज़ल्ट मैच कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, चाहे तो जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ओके। उसके बाद में एग्जाम्पल 9 है। एग्जाम्पल 9 में हम साइज़ ऑफ और प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट को उपयोग कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल a बनाया है और उसकी वैल्यू को असाइन किया है 10, ठीक है। 10 एक इंटीजर है। उसके बाद में हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइज ऑफ a प्लस प्लस, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है वो a प्लस प्लस या प्लस प्लस है, मतलब प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। जो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, यहाँ पे अगर कोई और ऑपरेटर होता तो वो क्या करता, इसकी वैल्यू बढ़ा देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर, तो साइज ऑफ ऑपरेटर इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, इसकी वैल्यू को नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं करेगा, ये बस क्या करेगा, साइज ऑफ ए का मतलब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 10 है, ये बस 10 को लेगा, ठीक है। और उसके बाद में प्लस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना प्लस प्लस है, ये जो है ए की वैल्यू को बढ़ाएगा, 11 करेगा और 11 करके यहाँ पे यूज़ कर लेगा, ठीक है। उसके बाद में जो साइज ऑफ 10 लिखा है, साइज ऑफ 10 मतलब कि साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ इंटीजर। तो साइज ऑफ इंटीजर क्या होता है, साइज ऑफ इंटीजर मतलब 4 होता है ना। 4 बाइट किसी इंटीजर का जो साइज होता है वो 4 होता है और प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में दोनों को ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन था, लेकिन हमें इस बात पे ध्यान देना है कि जो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करता, ठीक है। तो जब भी आपको साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आए तो आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मत करिएगा, है ना। आप बस उस वैल्यू को यूज़ कर लीजिएगा और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मत करिएगा, ठीक है। तब आपका ये इस टाइप के क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने सब बातें लिखी भी हुई हैं और हम रिज़ल्ट हमें क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, ठीक है। तो ए की फाइनल वैल्यू 11 होगी, 12 नहीं होगी, ठीक है। जैसा कि हमारा भी 11, हम 2 बार इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, हम बस एक ही बार इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। साइज ऑफ ऑपरेटर में हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी है। वो ये है कि इसमें हम टर्नरी और असाइनमेंट और लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह उपयोग कर रहे हैं। मैं फटाफट इसे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास देखिए 3 वेरिएबल हैं, ए, बी और सी, ठीक है। जिसमें से हमें ए की वैल्यू 5 पता है, बी की वैल्यू 10 पता है और सी की वैल्यू हमें कंप्यूट करना है। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेटर्स की बात करें तो यहाँ पे ये है रिलेशनल ऑपरेटर और ये पूरा का पूरा है क्या, टर्नरी ऑपरेटर। और यहाँ पे देखिए ये यूज़ हुआ है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इनकी प्रायोरिटी देख लेते हैं कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम रिलेशनल ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, रिलेशनल फिर टर्नरी फिर उसके बाद में असाइनमेंट, ठीक है। तो रिलेशनल, टर्नरी, असाइनमेंट। तो सबसे पहले हम रिलेशनल को सॉल्व कर लेते हैं। तो रिलेशनल को अगर सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 10, ठीक है। तो और उसके बाद मैं लिख देता हूँ बाकी स्टेटमेंट को, कॉलन बी इक्वल टू ए, ठीक है। तो देखिए 5 ग्रेटर देन 10, कंडीशन गलत, कंडीशन गलत मतलब 0, ठीक है। उसके बाद में ए इक्वल टू बी, कॉलन बी इक्वल टू ए, ओके। तो अब हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास अब टर्नरी ऑपरेटर बचा और असाइनमेंट ऑपरेटर बचा। तो हमें पता है कि टर्नरी ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस होती है असाइनमेंट ऑपरेटर ज़्यादा होती है। तो पहले हम टर्नरी ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। तो टर्नरी ऑपरेटर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन गलत है। कंडीशन गलत मतलब कि हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है बी इक्वल टू ए, मतलब कि ए की जो भी वैल्यू हो उसको बी में रख दो आप। तो ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है 5, तो सी में क्या आ जाएगा, मतलब ए की वैल्यू 5 है ना, ए की वैल्यू 5, उसको हमें क्या रखना, कहाँ रखना है, बी में रखना है। तो बी में क्या आ जाएगा, बी में 5 आ जाएगा, ठीक है। बी में 5 आ जाएगा और अल्टीमेटली ये जो वैल्यू होंगी ये 5, ये कहाँ आ जाएगी, सी में आ जाएगी, ठीक है। मतलब सी में भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से तीनों की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हम आंसर मैच कर सकते हैं यहाँ पे
देखिए ए बी और सी तीनों की वैल्यू क्या हो जा रही है, 5 हो जा रही है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। हमने पहले रिलेशनल ऑपरेटर को सॉल्व किया, उसके बाद में हमने टर्नरी ऑपरेटर को सॉल्व किया, तो हमें पता चला कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि शुरू में सी इक्वल टू भी है ना, ये सी इक्वल टू जो हम शुरू से लेके आ रहे थे, और उसके बाद में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है ना, मतलब ए में जो वैल्यू है वही बी में और बी में जो वैल्यू है वही सी में, मतलब तीनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जांपल्स हैं जो कि ऑपरेटर के प्रेसिडेंस एवं एसोसिएटिविटी पर आधारित है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे ये क्लिक करके आप नोट्स देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा ये प्लेलिस्ट है, इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।